हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेली नर्सिंग डोज। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रावीनस थेरेपी के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था आइसोटोनिक फ्लूइड के बारे में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो क्या होते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है किसी अदर सॉल्यूशन से या किसी बॉडी फ्लूइड से, अदर बॉडी फ्लूइड से जिसकी सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं इनके इंडिकेशंस क्या है कि किस किस कंडीशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस को यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन है सेल्यूलर हाइड्रेशन की कंडीशन में और सेकंड वन है इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं वो किस किस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, किस कंडीशन में हमें उनको नहीं देना चाहिए। तो फर्स्ट वन है एडिमा वाली कंडीशन में, इंक्रीज्ड आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ है उस कंडीशन में भी नहीं देना है। ट्रॉमा वाली कंडीशन में और जो बर्न पेशेंट है उस कंडीशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस को यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाफ एनएस के बारे में। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो हाफ एनएस या फिर 0.45% नॉर्मल सलाइन, इसको हाफ एनएस क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने पढ़ा था जो आइसोटोनिक फ्लूइड्स होते हैं उनमें हमने पढ़ा था 0.9% नॉर्मल सलाइन। उसी नॉर्मल सलाइन को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे या हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम बात करें कि 100 ml में कितना कंटेन करता है तो 100 ml में 0.45 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है और 1000 ml की अगर बात करें तो 4.5 ग्राम NaCl प्रेजेंट होता है। ऐसे ही इसकी ओस्मोलैरिटी की बात करें कि जो हाफ NS होता है उसकी ओस्मोलैरिटी कितनी होगी। इसकी ओस्मोलैरिटी होगी 154 मिलीमोल पर लीटर। तो इसकी ओस्मोलैरिटी कहाँ से आई? हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास आइसोटोनिक फ्लूइड्स है, जो हमारे पास नॉर्मल सलाइन था उसकी ओस्मोलैरिटी 308 मिलीमोल पर लीटर थी। अब क्योंकि ये हाफ NS है तो नॉर्मल सलाइन की अगर हम ओस्मोलैरिटी को डिवाइड करेंगे 2 से, जो कि 308 मिलीमोल पर लीटर थी, तो हमारे पास आ जाएगा 154 मिलीमोल पर लीटर। ऐसे ही जो हमारा हाफ एनएस है वो भी सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना होता है। तो सोडियम और क्लोराइड की अगर हम अलग अलग ओस्मोलैरिटी को देखें तो सोडियम की ओस्मोलैरिटी होगी 77 मोल पर लीटर और क्लोराइड की भी ओस्मोलैरिटी होगी 77 मोल पर लीटर। आता है 1/3 NS या फिर हम इसको 0.33% नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं। ऐसे ही जैसे हमने हाफ NS पढ़ा वैसे ही नॉर्मल सलाइन को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 NS। जो 1/3 NS होता है उसका 100 ml में 0.33 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है और 1000 ml की अगर बात करें तो 1000 ml में 3.3 ग्राम NaCl प्रेजेंट होता है। इसकी ओस्मोलैरिटी 103 मिलीमोल पर लीटर होती है। इसको भी हम सेम ऐसे ही निकालेंगे क्योंकि जो हमारा नॉर्मल सलाइन था उसकी ओस्मोलैरिटी थी 308 मिलीमोल पर लीटर। तो 308 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 103 मोल पर लीटर और सोडियम की जो ओस्मोलैरिटी आएगी वो आएगी 51.5 मिलीमोल पर लीटर और क्लोराइड की भी आएगी 51.5 मिलीमोल पर लीटर। नेक्स्ट आता है 1/4 NS या फिर 0.225% NS। अब अगर 1/4 NS की बात करें तो 100 ml में ये कंटेन करेगा, 100 ml में 0.225 ग्राम NaCl होता है और 1000 ml में 2.25 ग्राम NaCl प्रेजेंट होता है। इसकी ओस्मोलैरिटी भी हम सेम ऐसे ही निकालेंगे कि जो हमारा 308 है उसको 4 से डिवाइड करेंगे अगर तो 77 मिलीमोल पर लीटर हमारे पास 1/4 NS की ओस्मोलैरिटी आ जाएगी। और सोडियम और क्लोराइड की भी अगर ओस्मोलैरिटी निकालेंगे तो 77 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास अलग अलग ओस्मोलैरिटी आ जाएगी, सोडियम की अलग और क्लोराइड की अलग। सोडियम की ओस्मोलैरिटी आएगी 38.5 मिलीमोल पर लीटर और ऐसे ही क्लोराइड की जो ओस्मोलैरिटी आएगी वो भी आएगी 38.5 मिलीमोल पर लीटर। नेक्स्ट आता है डेक्सट्रोज 3% इन वाटर या फिर 3% डेक्सट्रोज। अब डेक्सट्रोज क्या होता है? एक तरीके से शुगर। तो 100 ml में 3 ग्राम डेक्सट्रोज प्रेजेंट होगा और 1000 ml में 30 ग्राम डेक्सट्रोज प्रेजेंट होगा और इसकी ओस्मोलैरिटी आएगी 167
मिलीमोल पर लीटर। इसकी ऑस्मोलैरिटी हमने कैसे निकाली, जो हमारे पास डेक्सट्रोज 5% इन वाटर था या फिर 5% डेक्सट्रोज था, उसकी ऑस्मोलैरिटी हमारे पास 278 मिलीमोल पर लीटर थी। तो उसको हम क्या करेंगे, हमको 3% डेक्सट्रोज की ऑस्मोलैरिटी अगर निकालनी है तो 5% डेक्सट्रोज की ऑस्मोलैरिटी लिखेंगे हम पहले, जो कि 278 है, और उसको डिवाइड करेंगे 5 से, देन इंटू करेंगे 3 से। तो हमने 278 को डिवाइड करा 5 से, तो हमारे पास आएगा 55.3, और फिर उसको हम 3 से इंटू करेंगे क्योंकि हमें 3% डेक्सट्रोज की निकालनी है ऑस्मोलैरिटी, इसलिए हमने इसको 3 से इंटू किया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 167 मिलीमोल पर लीटर, जो कि हमारे पास डेक्सट्रोज 3% की हमारे पास ऑस्मोलैरिटी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जिनकी जो साल्ट कंसंट्रेशन अदर जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनसे हाई होती है, और जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की ऑस्मोलैरिटी होती है वो मोर देन 375 मिलीमोल पर लीटर होती है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट कॉज करते हैं पल्मोनरी एडिमा और फ्लूइड ओवरलोड जैसी कंडीशंस को ये अराइज करते हैं। तो इसीलिए जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनको आईसीयू के सेटअप में दिया जाता है, जिससे कि अगर कोई ऐसी कंडीशन अराइज होगी तो उसको कंट्रोल किया जा सके। और जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनको सेंट्रल लाइन के थ्रू दिया जाता है, और क्योंकि इसकी वजह से जो वेन है वहाँ पर वेसिकेंट बन जाएंगे, मतलब जो वेन्स हैं वहाँ पर बम टाइप का बन जाएगा, जो भी हम सॉल्यूशंस देंगे वो वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे एक फोड़ा टाइप स्ट्रक्चर जो है, बम टाइप स्ट्रक्चर वहाँ पे सीन होने लगेगी, और इसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस रहते हैं। इन्फिल्ट्रेशन मतलब लीकेज के वहाँ पर चांसेस रहेंगे जो भी सॉल्यूशन हम वहाँ पर लगा रहे हैं। तो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसमें फर्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन आता है डीएनएस। जो डीएनएस है वो 5% डेक्सट्रोज और एनएस को मिलाकर बनता है। तो अगर इसकी ऑस्मोलैरिटी की बात करें डीएनएस की, तो 5% जो डेक्सट्रोज था हमने उसकी ऑस्मोलैरिटी पढ़ी थी 278, और जो एनएस था उसकी ऑस्मोलैरिटी हमने पढ़ी थी 308। तो जब डीएनएस की को हम देखेंगे तो डीएनएस की जो ऑस्मोलैरिटी आएगी वो आएगी हमारे पास 586 मिलीमोल पर लीटर। जो डीएनएस है उसके इंडिकेशंस किस किस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन में इसको यूज़ किया जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन मतलब जिसमें डेक्सट्रोज या फिर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, क्योंकि डीएनएस में डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम इसको हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन में यूज़ करेंगे। हाइपोनेट्रीमिया वाली कंडीशन में यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें एनएस भी प्रेजेंट होता है। इंसुलिन शॉक वाली कंडीशन में, डायरिया वाली कंडीशन में, और डिहाइड्रेशन अगर पेशेंट को हुआ है तो उस कंडीशन में भी डीएनएस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। जो डीएनएस है उसको डायबिटीज़ मेलाइटस वाली कंडीशन में यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि डीएनएस में डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है, और डायबिटीज़ मेलाइटस वाली कंडीशन में शुगर लेवल पहले से ही इंक्रीज होगा, तो अगर उसमें डीएनएस देंगे तो वो कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया वाली कंडीशन में भी नहीं देंगे, क्योंकि जो डीएनएस है उसमें एनएस प्रेजेंट होता है, और जो हार्ट डिजीजेस होती हैं उसमें भी डीएनएस कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 10% डेक्सट्रोज या फिर 10% डेक्सट्रोज इन वाटर, जिसकी ऑस्मोलैरिटी है वो है 556 मिलीमोल पर लीटर। क्योंकि इसकी ऑस्मोलैरिटी कैसे आई, क्योंकि जो हमारे पास 5% डेक्सट्रोज था उसकी ऑस्मोलैरिटी 275 मिलीमोल पर लीटर थी, तो अब ये 10% डेक्सट्रोज है, मतलब उसका डबल है, तो हमने इसको प्लस करा और हमारे पास ऑस्मोलैरिटी आ गई 556 मिलीमोल पर लीटर। अब जो 10% डेक्सट्रोज है इसकी इंडिकेशंस क्या है, क्योंकि ये भी एक डेक्सट्रोज है, शुगर है, तो इसको हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन में, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन में और इंसुलिन शॉक वाली कंडीशन में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो हार्ट पेशेंट को में यूज़ नहीं किया जाएगा, जिसको हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है उसमें यूज़ नहीं किया जाएगा, और प्रेग्नेंट वुमेन में भी 10% डेक्सट्रोज यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है मैनिनटोल सॉल्यूशन। मैनिनटोल सॉल्यूशन को ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स भी बोलते हैं, और इसके जो इंडिकेशंस होते हैं ये
सेरिब्रल एडिमा वाली कंडीशन में यूज़ किया जाता है, ओलिगोयूरिया वाली कंडीशन में, जिससे कि जो यूरिन आउटपुट है उसको इंक्रीज किया जा सके। और नेक्स्ट है इंक्रीज्ड आईओपी, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को अगर इंक्रीज हो रखा है तो उसको डिक्रीज करने के लिए मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। फोर्थ वन आता है हमारे पास 5% डेक्सट्रोज प्लस हाफ NS। तो इनकी ऑस्मोलैरिटी हमने अकॉर्डिंग टू लिखी है। जो 5% डेक्सट्रोज है उसको उसकी जो ऑस्मोलैरिटी थी वो थी 278 मिलीमोल पर लीटर, और जो हाफ NS है उसकी ऑस्मोलैरिटी है 154 मिलीमोल पर लीटर। तो इनको ऐड करके हमारे पास ऑस्मोलैरिटी आई 432 मिलीमोल पर लीटर। ऐसे ही हमारे पास फिफ्थ वन है 5% डेक्सट्रोज और 1/3 NS। इसकी ऑस्मोलैरिटी आएगी हमारे पास 381 मिलीमोल पर लीटर। सिक्स्थ वन है 5% डेक्सट्रोज प्लस RL। इसकी भी हमने इसमें लिखा है, जो इसकी ऑस्मोलैरिटी है वो है 550.5 मिलीमोल पर लीटर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो सेल साइज है, जो सेल होती है उसके साइज पे डिफरेंट जो सॉल्यूशंस है उनके क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सेल के साइज पर। तो जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, हमने पढ़ा था कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है या उसकी जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है वो हमारी जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसके बिल्कुल इक्वल होती है। तो इसी वजह से जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है वो सेल के साइज पर कोई भी चेंज नहीं करेंगे। सेकंड आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा सेल के साइज पर। तो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं वो सेल के साइज को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो सॉल्वेंट है, ये जो वाटर है, उसका मूवमेंट सेल के अंदर होता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट होगा वहां से जो सॉल्वेंट है या वाटर है उसका मूवमेंट सेल के अंदर होगा, और जब उसका मूवमेंट सेल के अंदर होगा तो जो सेल है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो सेल के साइज को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है उसका जो मूवमेंट है वो सेल के बाहर होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में होगा, जिसकी वजह से जो सेल है वो श्रिंक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।